साथियों नमस्कार, आप सबको जय श्री राम, जय भारत जी की, जय खाटू श्याम जी की। आज पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स कानून 2025 का पार्ट नंबर 2। क्लियर है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाओं को। तो भाई बेरेट साथ में रखो मेरे, और इसके साथ साथ एक कॉपी और एक पेन जो है मेंटेन करते हुए चलो। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो नोट करनी पड़ जाए, ताकि फिर दिक्कत नहीं पड़े अपने को। इसमें टर्म डिफाइन कर रखी है, एनुअल वैल्यू मीन्स कोई प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन, जो कि होगा एज पर सेक्शन 21 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। जब उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक है अपीलान ट्रिब्यूनल। अपीलान ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो गलत रूप से असेसमेंट कर डालता है। तो कहाँ चैलेंज करोगे इसको आप? अपीलान अथॉरिटी के पास में। कानून उसको क्या बोलेंगे हम? अपीलान ट्रिब्यूनल। क्लियर बात ये? तो ये डिफाइन कहाँ की गई है? सेक्शन 361 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जब वो पढ़ेंगे तब वहाँ कवर कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आ गया अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। मीन्स ग्रेचुइटी फंड जो कि अप्रूव होगा या कॉन्स्टिट्यूट होगा एज पर द अप्रूविंग अथॉरिटी, जिसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? शेड्यूल नंबर 11 पार्ट नंबर बी। और यही प्रोटोकॉल जो है लागू है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड्स पे। जब वो पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे इसको। अब आ रही है काम के बाद असेसी। ये असेसी क्या होता है, कौन होगा और उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, जिसके लिए सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। असेसी को पढ़ लिया तो आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिया 70%। ये मांग के चलो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। असेसी से मतलब क्या है? पर्सन। और पर्सन में कौन है? जुरिस्टिक पर्सन भी शामिल है। इसमें जानवर नहीं होंगे। जुरिस्टिक पर्सन मीन्स कंपनी, LLP, और जो नैसर्गिक मनुष्य हैं या नेचुरल पर्सन है, जो लिविंग क्रिएचर हैं, वो भी जो है शामिल यहाँ किए गए। मीन्स अ पर्सन जिसके ऊपर कोई टैक्स या कोई भी मनी पेएबल होगा इस एक्ट के तहत, ऐसी स्थितियां इंपोज की जा सकती हैं, उसे कहेंगे हम असेसी। उदाहरण के लिए जी, आप जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशन करते हैं, चाहे आपकी इनकम सैलरी से। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि उस पर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर टैक्स वसूला जाएगा आपसे तो आप असेसी हैं। या इसके अलावा कोई सम ऑफ मनी जो है पेएबल है या आपसे रिकवर होना है इस कानून के तहत, तो भी आप जो है असेसी कहलाएंगे। पर ये परिभाषा अपने आप में जो है पूर्ण नहीं है। इसलिए जो कानूनविद हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने एक बात लिखी है कि परिभाषा यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, जिसमें ये भी इंक्लूड किए गए। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो इस पहले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? पर्सन, जिसमें नेचुरल पर्सन भी है, नैसर्गिक मानुष। दूसरे है जुरिस्टिक पर्सन, जिसमें कंपनी, LLP है, और इसमें जानवर शामिल नहीं होंगे। इस बात को जो है दिमाग में सेट कर लेना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन टेकन। अगर मान लीजिए हमने टैक्स ही नहीं भरा और हम आराम से सो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और पकड़ में आ गए इनकम टैक्स के, और उन्होंने कार्रवाई इनिशिएट कर दी हमारे खिलाफ, और जब कार्रवाई इनिशिएट होगी तो सारे के सारे प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है इनकम टैक्स कानून के तहत, तब भी हम असेसी हैं। क्लियर है? हमें कोई टैक्स भरना है, कोई टैक्स की लायबिलिटी, तो भी हम असेसी हैं। हमसे कोई मनी रिकवर होना है इस कानून के तहत, तो भी हम असेसी हैं। इसके अलावा फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और रिफंड ड्यू टू हिम। इसमें जो परिभाषाएं हैं, जो उसका स्पष्टीकरण है, उसको और अधिक रूप से समझने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर। हालांकि व्यवस्था कानून में है, पर हमें हमारी समझ के लिए इसको जो है और क्लेरिफाई करना पड़ेगा। पहला स्पष्टीकरण किया है जिसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, पर वो प्रोसीडिंग कैसे होगी? इन नेचर ऑफ असेसमेंट। क्लियर है? यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे कानून में। एक तो है असेसमेंट और दूसरा है रीअसेसमेंट। असेसमेंट डिपार्टमेंट भी कर सकता है, असेसमेंट आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो ये कानून है ये बेस्ड है सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, कि आपकी कितनी इनकम हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ये आपको मालूम है। सरकार को ये डिक्लेयर कर दीजिए, कोई टैक्स बनता है दे दीजिए। अगर आप प्रॉपर्ली असेस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी असेस कर सकती है। कई बार ऐसा था कि आपने इनकम को छुपा लिया, तो गवर्नमेंट आपकी इनकम को रीअसेस भी कर सकती है। तो जो भी असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी, अगर वो इनिशिएट हो चुकी हैं, चाहे आपके पार्ट पे हो चाहे सरकार के पार्ट पे हो, आप असेसी हो। क्लियर है? कोई आपको लॉस हो गया और आपने कहा कि भाई मैं टैक्स तो दे नहीं पाऊंगा, भले ही मेरा टर्नओवर लाखों में हो गया, करोड़ों में हो गया, पर मेरी स्थिति नहीं है साहब, मुझे लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो मैं टैक्स क्यों दूँ?
तो ऐसे सिनेरियो में जब आप ये बात कहेंगे गवर्नमेंट से, उसके लिए सबूत पेश करेंगे और आप मांग करेंगे कि मुझ पर टैक्स की कोई लायबिलिटी इम्पोज ना की जाए, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी आप एसएससी कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और तीसरी बात है कि आपका कोई टीडीएस कट गया है, क्लियर है, उसका रिफंड लेने जा रहे हैं आप, तो टैक्स का रिफंड भी अगर आप लेने जा रहे हैं तो भी आप एसएससी हैं। अब ये टीडीएस क्या है, इसके लिए चैप्टर्स हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे विस्तार से, पर मोटी मोटी बात आप समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर लेती है, या कई बार नहीं भी करती है, पर सरकार क्या कहती है कि अगर कोई हम सेवाएं ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, चाहे वो कंसर्न एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, चाहे कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो, हमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है काट के जमा कराना है गवर्नमेंट को, ये है टीडीएस। अब मान लीजिए कि आपको मुझसे भुगतान प्राप्त होना है बतौर सैलरी 3 लाख रुपए, 3 लाख पर टैक्स बनेगा, हाँ या ना? उत्तर है नहीं। पर मैंने क्या करा कि 3 लाख के अगेंस्ट में 30,000 रुपये आपके काट के जमा करा दिए गवर्नमेंट को, तो आप कहाँ जाएंगे भाई गवर्नमेंट के पास में कि साहब हमारे 30,000 रुपये जो काटे हैं टूवर्ड्स टीडीएस वो हमको रिफंड किया जाए। जब आप रिफंड लेने जाएंगे तो आपको अपना रिटर्न जो है फाइल करना पड़ेगा, जैसे रिटर्न आपने फाइल किया यू बिकम द एसएससी। क्लियर हो गया आपको? तो ये है क्लॉज नंबर ए पार्ट नंबर 1 के अंदर। अब पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल और लॉस सस्टेन्ड बाय एनी अदर पर्सन और रिफंड ड्यू टू सच अदर पर्सन। तो कुल मिला के पार्ट नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 1 का ही जो है रिप्रोडक्शन है। कुल मिला के इतनी सी बात है जी, जिसका असेसमेंट होना है या जिसने लॉस शो करना है, जिसने रिफंड क्लेम करना है, हर वो व्यक्ति जो है असेसी है इनकम टैक्स कानून के हिसाब से। अब पार्ट नंबर बी में क्या है? एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, जिसको असेसी मान लिया गया है वो भी असेसी है। और तीसरी बात यह है कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट वो भी असेसी है। जिसको मान लिया गया है वो भी है, जिसको इन डिफॉल्ट भी मान लिया गया वो भी असेसी है। तो कुल मिला के असेसी की रियल परिभाषा क्या है क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से? जो अपना रिटर्न फाइल करेगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, और अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करा इन ड्यू कोर्स एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेल्फ असेसमेंट तो गवर्नमेंट उसको असेस कर लेगी। इनकम छुपाई है तो उसको रीअसेस कर लेगी। लॉस दिखाया है, सबूत क्या है वो नहीं दे पाया तो इनकम टैक्स गला पकड़ लेगी। लॉस अगर दिखा दिए और वास्तव में सस्टेन कर रहे हैं, वो एग्जम्पशंस मांग रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी से, तो ऐसे सिनेरियो में वो असेसी हैं। इसके अलावा कोई रिफंड का इशू बन रहा है और वो लेने आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास में, तो वो असेसी हैं। कुल मिला के हर वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट को दे रहा है या गवर्नमेंट से ले रहा है या हाथ जोड़ रहा है कि साहब रहम खाओ, मेहरबानी करो, मेरी इनकम नहीं हुई है, तो ऐसे सिनेरियो में मुझ पर टैक्स मत लगाइए। मुझ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी इम्पोज करेंगे तो नुकसान बहुत हो जाएगा, पहले ही मैं घाटे में हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में हाथ जोड़ने वाले लॉस सस्टेंड, गवर्नमेंट को देने वाले साहूकार और गवर्नमेंट से लेने वाले लेनदार, ये सारे जो हैं यहाँ हमने कवर कर दिए हैं इस कैटेगरी में एसएससी के अंदर। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक जो अगला है वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12। इसमें क्या डिफाइन किया गया है? इसमें डिफाइन किया गया असेसिंग ऑफिसर को। भाई असेसमेंट कौन करेगा? अफसर तो करेगा। अब घर में हमारे जूते कौन मारता है? हमारी माई तो मारती है, पिताजी मारते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? आई बाबा, ठीक है जी, पिताजी, माता जी। तो ऐसे ही कानून में जिनके हाथ में डंडा है, जो आप पर कार्रवाई कर सकते हैं, वो कौन है? असेसिंग ऑफिसर। उसमें सबसे पहले कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर। और कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर। और कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर। और कौन है? डेप्यूटी डायरेक्टर। और कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर, इसको हम कहते हैं ITO, जिसके पास जुरिडिक्शन है इस कानून के तहत टू प्रोसीड टू डू द वर्क ऑफ असेसमेंट। वो अफसर ही असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर कहलाएंगे। अब बेसिकली असेसमेंट क्या है, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 के अंदर। प्रोटोकॉल क्या है? असेसमेंट मीन्स रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम हिसाब बना के देते हैं गवर्नमेंट को, क्लियर है, तो जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें गलतियाँ हो जाती है तो उसको कहते हैं कि भाई वापस से आप करना कीजिए। इट इज़ अ केस ऑफ रिकम्प्यूटेशन। क्लियर है? कोई सैलरी वाला बंदा है, उसने गलत तरह के एग्जाम्पशंस ले लिए, बेनिफिट्स ले लिए, तो भी इसको नोटिस आता है कि वापस से आप गणना कीजिए। इट इज़ अ केस ऑफ रिकम्प्यूटेशन। पर इनकम छुपा ली गई तो इट इज़ अ केस ऑफ रीअसेसमेंट। रिकम्प्यूटेशन में कहता है गणना गलत हो गई है, बट रीअसेसमेंट का जो केस है उसका बेसिस यही है कि आपने छुपा लिया है सरकार से आपकी इनकम को, रिस्पेक्ट टैक्स की लायबिलिटी बननी थी और आपने टैक्स की लायबिलिटी को इवेट कर दिया। और कई ऐसे पैसे देखने को मिले हैं पुराने कानून के अंदर भी कि जहाँ लोगों ने अपना टैक्स स्लैब चेंज कर लिया, टैक्स रेट चेंज कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई कंपनी है जो बनी है फॉरेन में,
क्लियर है, पर वो इंडिया में आ जाती है ये शो करते हुए कि मैं डोमेस्टिक कंपनी। तो कई बार ऐसे किस्से आए थे कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक कंपनी क्लेम करते हुए अपने आप को टैक्स का रेट जो है वो चेंज कर लिया। तो ये सब किस्से बनते हैं रीअसेसमेंट के। क्लियर है बात ये। तो साथियों ये इसके ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हैं जो अपने को समझने हैं। इसके बाद डिफाइन किया गया असिस्टेंट कमिश्नर को सेक्शन 237 के हिसाब से। फिर डिफाइन किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर को एज पर सेक्शन 237 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसके बाद जो है डिफाइन किया गया एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये कैसी रेट है जो कि अराइव होगी बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम डैश करके टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। कुल मिला के कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स लायबिलिटी को चुका रहा है या टैक्स लायबिलिटी से एग्जम्पशंस चाह रहा है, छूट चाह रहा है, तो बेसिकली कहते हैं कि सरकार आपको ऑब्जर्व कर रही है। अभी आपको मालूम है कि हम सरकार जो है AI टूल यूज़ कर रही है डिपार्टमेंट के अंदर। सरकार चाहती क्या है बेसिकली कि आप सही बात जो है डिस्क्लोज कर दें। आप नहीं करेंगे डाटा आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएंगे आप। तो आपका जो कार्यशैली चला आ रहा है ना पिछले 2 साल से 3 साल से 5 साल से, तो आपका क्या एक एवरेज था, सरकार उस पर देखती है, उस पर क्या रेट्स आप दे रहे थे उसको देखती है। तो टोटल इनकम क्या ड्राइव हुई, क्या आपके टैक्स स्लैब्स थी और क्या आपने एवरेज मेंटेन किया। तो कुल मिला के यही इसका पैरामीटर है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। फिर इसके बाद आ गया ब्लॉक ऑफ असेस्ड मीन्स असेस्ड फॉलोइंग विद द फॉलोइंग क्लास ऑफ असेस्ड। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं असेस्ड की तो 2 तरह की असेस्ड हैं। पहली बात तो टेंजिबल असेस्ड जिसमें हमारी बिल्डिंग है, हमारी मशीनरी है, हमारे प्लांट हैं, हमारे फर्नीचर हैं। दूसरा है इंटेंजिबल असेस्ट जिसमें हमारे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी जो है असेस्ट माना गया है इनकम टैक्स कानून के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो असेस्ट हैं उसके साथ एक चीज़ जो है जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डिडक्शन और डेप्रिसिएशन 2 अलग चीज़ें, लोग कन्फ्यूज जाते हैं। जो भी आप ले रहे हो असेस्ट उसका डेप्रिसिएशन होगा, मीन्स उसका जो मूल्य है उसमें कमी होगी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने आज ये पेन लिया 10 रुपये का, इसका मूल्य क्या रहेगा 1 साल बाद 8 रुपये, फिर जाऊंगा बेचने 6 रुपये, तो ये क्या हो रहा है डेप्रिशिएट। तो जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बिजनेसमैन को और प्रोफेशनल को। क्लियर है। सरकार चाहती क्या है कि भाई अगर आप वेतन से कमाते हैं तो आपको ले जाएंगे न्यू रेजिम में, टैक्स जो है आपका नहीं लगेगा अप टू 12 लाख। बट जो प्रोटोकॉल हैं वो भी हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं या हटा चुके हैं, ये मान के चलिएगा। बट इसके विपरीत जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अभी भी हथियार है, वो है डेप्रिसिएशन का। अगर उनके पास कोई बिल्डिंग है, वो कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर है, तो उसका वो क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन। उस हद तक उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ये कानून में व्यवस्थाएं हैं। क्लियर है बात ये। इसके अलावा डिफाइन किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को एज पर क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज 18। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमको देखने को मिलती है सेक्शन 2 सब क्लॉज 19 में बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है ये? पहली बात तो आ गया लेज़र। लेज़र बेसिकली है क्या चीज़ समझो। हम किसी का खाता मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी एंट्री होती है, पर किसी एंट्री को हम स्पेसिफिक कर रहे हैं तो वो हो गया उस व्यक्ति का लेज़र। इसके अलावा डेली बुक्स जिसमें कैश बुक है, अकाउंट बुक्स हैं, अदर बुक्स हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है या क्लाउड बेस्ड फॉर्म में है, तो ऐसी सिनेरियो में उनका जो कंसेंट बैकअप है वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा। वो बैकअप किस में हो सकता है, फ्लॉपी में हो सकता है, डिस्क में हो सकता है, किसी न किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में हो सकता है, मेमोरी कार्ड में हो सकता है। बट प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी कौन यूज़ करता है फ्लॉपी, कौन यूज़ करता है CD? लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं या तो पेन ड्राइव या यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव्स। क्लियर है। तो ये दिमाग में अपने को सेटल करना है। इसके अलावा इनके प्रिंट आउट जिनका रेफरेंस क्लॉज नंबर B में दिया गया है, तो साफ साफ लिखो ना भाई, या तो रिटर्न फॉर्म में हो कि भाई खाते, जैसे मान लीजिए वो बैठते ना बढ़िया लेके, वो लिख दिए पूरे भाई खाते, लाल पोती बनती पूरे, वो समेट के रखते रहते हैं, ये बना दिए जी भाई खाते हो गए। और अगर वो मॉडर्न जो हैं लोग हैं तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो जो डाटा मेंटेन किया है वो, उसका जो बैकअप है वो, और इसके अलावा जो प्रिंट आउट है वो शामिल किए गए हैं कंसेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो लेज़र और कैश बुक ही इसका बेसिस है, ये दिमाग में सेट कर लो आप। कैश बुक तो क्या जनरल एंट्रीज है, और लेज़र किसी व्यक्ति विशेष की एंट्रीज को इंडिकेट करता है। उदाहरण के लिए मेरे पास 10 क्लाइंट है तो कैश बुक में एंट्री जाएंगी, बट मुझे किसी एक क्लाइंट से कितने पैसे मिले वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लेज़र से। अरे अपन कई बार कहते नहीं कि अरे खोलना जी मोहन ने कितने रुपए दिए, उसका क्या हिसाब किताब कंपनी से बनता है, तो अपन क्या बोलेंगे, मोहन का लेज़र खोलिए। क्लियर है बात ये। और बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे पास, मान लीजिए 100 क्लाइंट हैं, 50 क्लाइंट हैं, तो कितने क्लाइंट हमारे पास में हैं, तो ये किससे मालूम पड़ेगा हमारे को, कंसर्न कैश बुक से। क्लियर हो भाई आपको। कंपनी पास कितना पैसा पड़ा है, कैश बुक से। कितना बैंक में है, कैश बुक से। कितना कैश इन हैंड है, कैश बुक से। ये है बेसिकली अंतर। क्लियर हो गया आप, तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब आगे आ गया बिजनेस। बिजनेस में ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है। कॉमर्स मीन्स जो ई कॉमर्स वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और कोई विशेष बात नहीं है। अब जो आगे है उसमें अपन पढ़ेंगे कुछ और परिभाषाओं को जो कि डिफाइन की गई क्लॉज नंबर 2 के अंदर, तो वो अपन कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो भाई 10 मिनट हो गए, जो मेरा आपसे वादा है क्लास 10-15 मिनट की होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। अब जाके सो जाऊँ, और मेरे को भी जो है स्टडी करने दो आगे, और ताकि मैं और अधिक जानकारी जो है आसान भाषा में आपको दे सकूँ। क्लियर है बात ये? तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।